गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिस्टेंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 10 है और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस, एक चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। इसके पहले की वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा की थी और पीछे के कुछ वीडियोस में इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पर भी चर्चा हुई है और आपने इसे क्लासरूम में भी पढ़ा है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले टॉपिक के बारे में, यानी न्यूट्रिशन के बारे में। शॉर्ट में न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्या है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगा हमें भोजन से। और ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, they cannot do photosynthesis, they don't have chlorophyll molecules, and so they have to depend on green plants for their food, directly or indirectly. Finally, all the organisms, either plant or animal or microbes, get nutrients. It means their cells get nutrient through the process of nutrition. इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हमारे, खास करके हम अगर चर्चा करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग फिर उस भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन के लायक बनाते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और फाइनली वो सेल्स तक चला गया। अब अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, रोटी चावल खाया है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दे आर कार्बोहाइड्रेट, दे आर एनर्जी गिविंग फूड, दे हैव टू लिबरेट एनर्जी इन सेल्स। और यह भी हमने पढ़ा कि आफ्टर डाइजेशन इट्स अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड कैरीड टू सेल्स। सेल्स तक ये ग्लूकोज पहुंच गया है, कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया है। कार्बोहाइड्रेट का ही सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। सबसे छोटा यूनिट मोनोमर। लेकिन ग्लूकोज एनर्जी देगा कैसे? इसे जलाना पड़ेगा। इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की जहां जरूरत है वहां एक रिक्वायरमेंट हो गया कि हर सेल को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? तो हम लोग जो ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। यही वो सिस्टम है जो हमारे हर सेल को न सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बल्कि सेल के अंदर ग्लूकोज जो कि पहले से पहुंचा हुआ है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर न्यूट्रिशन, उस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जलाता है और उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी लिबरेट होता है। पूरा प्रोसेस, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में 21%, वो आपके बॉडी में आया। सारे जीवों में अंदर जाने का अलग अलग तरीका है, सबके अपने अपने सबका अपना अपना एनाटॉमी अलग अलग है, सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। और सारे के सारे जीवों में एक बात कॉमन है कि ऑक्सीजन जब सेल तक पहुंच जाता है, फूड पहले से है, तो बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये सबों में होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स। फर्क कहां है? बाहरी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपके सेल तक कैसे पहुंचेगा, फर्क यही है। सारे जीवों में ये तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सेल में जब ऑक्सीजन पहुंच गया, भोजन पहले से पहुंचा हुआ है, भोजन को ये ऑक्सीजन जलाएगा और एनर्जी निकालेगा। उसी एनर्जी से हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, हम जिंदा कहलाते हैं, काम चलता है। तो फर्स्ट प्रोसेस
जिसमें कि बाहरी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचता है, ये एक अलग प्रोसेस हो गया, एक अलग पार्ट ऑफ दिस सिस्टम हो गया। और दूसरा पार्ट जिसमें कि वही ऑक्सीजन भोजन को जलाता है और एनर्जी निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन को हम बेसिकली दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट जिसमें हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैसे, किस मैकेनिज्म से सेल तक पहुंचता है, इसका नाम हम लोग रखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, श्वास लेना और छोड़ना। एंड द सेकेंड पार्ट इज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इट मीन्स the respiration, the complete process of respiration has two parts. First is breathing, which involves reaching of atmospheric oxygen from atmosphere, from outside to our cells. And the second part is cellular respiration, through which energy is liberated. Glucose is burnt and energy is liberated. तो अब यहां पर हम देखते हैं बड़ा पार्ट, बड़ा हो गया, दोनों पार्ट को हम एक वीडियो में नहीं देख सकते। फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग, जिसमें बाहर का ऑक्सीजन, बाहर में ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े तक पहले जाता है अगर हम ह्यूमन की बात करें, और फिर वहां से सारे सेल्स तक जाता है। इस मैकेनिज्म को पहले समझेंगे। और दूसरा तरीका है, दूसरा प्रोसेस है सेल में जाने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दूसरे वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यानी ब्रीदिंग, जिसमें कि बाहर का ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाता है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे प्लांट्स के केस में आप समझिए, इसे सिंपल प्लांट को छोड़ना नहीं है। लीव्स हैव स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में आप हैं, आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया गया होगा रेस्पिरेशन, बिकॉज स्टोमाटा इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली एंड टू एलिमिनेट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। हर पत्तियों में स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा इज गाइडेड बाय 2 kidney shaped cells. These are called guard cells, and during daytime these guard cells open the stomata. What means opening of stomata? ये कभी आपने सोचा, आपको बताया गया होगा शायद क्लास में, फोटोसिंथेसिस में भी। ओपनिंग व्हाट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आप कल्पना कीजिए कि 2 बैलून है, सिंपल सामान्य सी बात समझते हैं। 2 बैलून है, बैलून आप देखते होंगे मार्केट में जो लंबा वाला बैलून मिलता है, जो थोड़ा सा लंबा होता है, कोई जरूरी नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहे, थोड़ा सा टेढ़ा भी रह सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा, किडनी शेप्ड। वैसे 2 बैलून्स को आप ले लीजिए, सेम शेप, करीब करीब एक जैसा शेप, और दोनों को पूरी तरह से उसमें एयर डाल करके पूरा उसे फुला दिए, और दोनों ही बैलून को अब हम सटाएंगे, उसके कर्व्ड साइड को एक दूसरे से सटाएंगे। तो आप गौर करेंगे, जब वो बैलून पूरी तरह से फूला हुआ होता है तो बीच में एक छिद्र बन जाता है, इतना गैप बन जाता है, दैट इज द ओपन स्टोमाटा। These 2 balloons are guard cells, and this is the pore is called the open stomata. And during night, when there is less the concentration of food inside guard cells is less, becomes less. जब कम होता है भोजन का कंसेंट्रेशन, धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। अब आप क्या कीजिए, दोनों बैलून से आधा आधा एयर निकाल दीजिए बाहर। अब देखिए, अब दोनों को सटाइए, स्पेस कम दिखेगा, वे पिचक चुके हैं थोड़ा थोड़ा, और अब दोनों को जब सटाते हैं तो स्पेस बिल्कुल कम दिखता है, नेग्लिजिबल स्पेस रहता है दोनों के बीच में, और उसे कहते हैं क्लोज्ड स्टोमाटा। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स गाइड कंट्रोल्स द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, एंड थ्रू स्टोमाटा not only gaseous exchanges take place but also elimination of excess of water. The process is called transpiration. You will know about the process in details in chapter that is ascent of cell circulation. तो हम लोग थे
गैसियस एक्सचेंज, सॉरी यस, हाउ डू प्लांट सेल्स गेट ऑक्सीजन, प्लांट सेल को ऑक्सीजन कैसे, तो स्टोमाटा से वो अंदर चला आया, स्टोमाटा के थ्रू अंदर आया और सारे सेल्स एक दूसरे को ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस की चर्चा क्लास 9 में हम लोगों ने डिटेल में की है सेल चैप्टर में। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्वाभाविक रूप से गार्ड सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, गार्ड सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है। गार्ड सेल से ऑक्सीजन चला जाएगा बगल वाले सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू, फिर उसमें कंसंट्रेशन बगल वाले से ज़्यादा चुकी हो गया है तो वो ऑक्सीजन बगल वाले में चला जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन कंटिन्यूसली कैरी ऑन होता रहता है और फाइनली हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और ऑक्सीजन का पहुंचना यही ब्रीदिंग कहलाता है, कंप्लीट प्रोसेस। और भी अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है। ये पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबके बारे में तो यहाँ पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन प्लांट्स के और ह्यूमन बीइंग के बारे में चर्चा जरूरी है। तो अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग पर। बाहर जो ऑक्सीजन है वो कैसे हमारे सेल्स तक पहुँचेगा। बाहर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, we have 21% oxygen in our atmosphere and it is the second most abundant gas present in our atmosphere after nitrogen। तो अब ये सोचते हैं कि बाहर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंच जाता है। तो आप जानते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें मदद करता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि बड़ी आसानी से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। आज हम उसी मैकेनिज्म पर आएंगे। सबसे पहले तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, अ पेयर ऑफ लंग्स, एक जोड़े लंग्स होते हैं जो इस थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। हमने हमारा जो ये बॉडी, ये पूरी कैविटी है, इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। एक छाती वाला एरिया जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, एक पेट वाला एरिया जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और दोनों को सेपरेट करता है एक कार्टिलेजिनस वॉल, वेरी थिन कार्टिलेजिनस वॉल दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम से ये ऊपर थोरेसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं। तो हमारे थोरेसिक कैविटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और उसी में एक जोड़ा लंग्स है, फेफड़ा है। तो सबसे पहला काम कि बाहर का जो ऑक्सीजन है वो इस फेफड़े तक पहुँचे, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में इस फेफड़े से फिर वो ऑक्सीजन हर सेल तक चला जाए। तो इसे हम लोग दो स्टेप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाहर जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े तक कैसे जाएगा, हमारे लंग्स तक कैसे जाएगा। बड़ी आसान तरीका है, सिंपल रास्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बातें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, ये हम लोग जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे नाक में ये दो छिद्र है जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, और ये दोनों ही छिद्र है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए, यानी ब्रीदिंग के लिए। हालांकि ये दो रास्ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन पाइप बनता है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी पाइप कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब कहते हैं। देखते हैं सिंपल, अगर ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं, हालांकि हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया, और कुछ ही दूर जाने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और एक ट्यूब में बनते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसकी चर्चा यहाँ अभी बहुत जरूरी नहीं है। लैरिंक्स, आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि हम यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ की फूड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप दोनों मिलते हैं, और उसमें एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि कौन किधर जाएगा, किसे किधर जाना है। कभी कभी एक ऐसा जगह आपको मिलेगा जहाँ रेल की लाइन भी है और सड़क भी है, दोनों क्रॉस किया है, तो वहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि किसको किधर जाना है, या वहाँ पर ऐसा ना हो कि ये दोनों कोलाइड कर जाए। इसके लिए वहाँ पर आप देखे होंगे बैरियर होता है, पोस्ट होता है। उसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था भी होती है हमारे सिस्टम में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। फिलहाल हमें फोकस करना है
हाउ डज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रीच टू आवर लंग्स, इस पर फोकस करना। तो एक दो बातें यहाँ पर कही जाती है कि हमारे ये, हालांकि ये बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, आवर नोज हैज हेयर्स इन इट्स इनर वॉल एंड अ लेयर ऑफ म्यूकस। हमारे नाक के का जो छिद्र है उसके अंदर वाली दीवार पर कुछ बाल भी होते हैं और कुछ म्यूकस भी होता है, चिपचिपा केमिकल होता है। इन दोनों का रोल होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो मे बी कि डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में हैं और माइक्रोब्स भी हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, पोलन ग्रेन्स भी फ्लोट करते रहते हैं। हमारा जो ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसमें सिर्फ गैसेज ही नहीं है, पॉल्यूटेंट्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो वे सब भी अंदर चले जाएंगे जैसे ही हम श्वास को खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रीनिंग तो होती नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि, अक्सर लोग कहते हैं कि हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन क्या हमारे नाक के छिद्र में ऐसी कोई मशीन है जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है चुन चुन के उसी को ले केवल? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनहेल हम लोग कर लेते हैं नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज मैक्सिमम इन एयर, इट इज़ इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर, इट्स 78%। तो सबसे ज़्यादा तो अंदर चला गया नाइट्रोजन। एनीवे, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो म्यूकस में वो चिपक जाता है, या हेयर्स जो होते हैं वो भी हमें रोकने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मेन बात जो है वो है ये जो रेस्पिरेटरी पाइप है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये रेस्पिरेटरी पाइप, इसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया, इस ट्रैकिया की क्या खासियत है जरा इसे हम लोग जानें। इस ट्रैकिया की क्या खासियत है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। इस ट्रैकिया की क्या खासियत है? ये एक पाइप है, लेकिन ये पाइप जो है बिल्कुल सामान्य पाइप नहीं है, बिल्कुल जनरल डक्ट नहीं है। इसमें अंदर में इसकी दीवार में जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं सीमेंटेड तो उसमें छड़ देते हैं ताकि वो सीधा खड़ा रहे, उसे सपोर्ट मिलने के लिए, उसी प्रकार हम लोग इसमें देखते क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कुछ कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं, अंदर में कुछ रिंग्स होते हैं। आपने पाइप देखा होगा, अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपने जरूर अपने घर में देखा होगा। पाइप दो तरह का होता है, एक होता है पाइप जिससे हम खेत में पानी पटाते हैं और फिर जब काम हो जाता है तो उसे समेट कर घर ले आते हैं, यानी कि जब काम नहीं होता है तो वो पाइप फ्लैट कर जाता है, वो पिचक जाता है और फिर हम उसे फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन एक पाइप ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा तालाब से पानी खींचना है इंजन से, इंजन के थ्रू, या तो उसके लिए एक होता है, आपने गौर किया होगा, एक सेक्शन पाइप होता है ग्रीन कलर का जो जनरली होता है, वो हार्ड होता है, वो पिचकता नहीं है। उसका काम हो रहा है या वो आराम कर रहा है घर में, वो पिचकता नहीं है, हमेशा फ्लैटेंड, हमेशा वो खुला हुआ रहता है। हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सेक्शन पाइप की तरह है। आप कल्पना कीजिए अगर ये कार्टिलेजनस रिंग्स बीच बीच में नहीं होते तो क्या होता। इसका दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला, आप कल्पना कीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं। आप अगर गौर करेंगे, नॉर्मली एक इंसान 8 से 10 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। तो आप 8 से 10 बार श्वास ले रहे हैं, तो एक बार हमने श्वास लिया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है हालांकि। लेकिन अगर ये पाइप बिल्कुल टाइट नहीं रहता सेक्शन पाइप की तरह, तब तो जैसे ही हमने श्वास लिया अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुए, ये पिचक जाता है। और चूंकि इनका इनर सरफेस मॉइस्ट होता है, चिकना होता है, वो इतर, और आप जानते हैं बहुत सारे लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर हैज एडहेसिव प्रॉपर्टीज एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी, ड्यू टू कोहेसिव प्रॉपर्टी ये ऐसा हो सकता था कि ये पाइप जब आपस में चिपके हुए रह जाते हैं, और हमारे श्वास लेने में, हमारे श्वास में इतनी ताकत नहीं है वो पिच के पाइप को फिर से फुलाते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है, संभव नहीं था बचना। तो
इसलिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारा पाइप जब हम श्वास ले रहे हों या रिलैक्स्ड हों वो हमेशा फूला हुआ रहे, पिचके नहीं, समझे ना, ये कोलैप्स न कर जाए, ये जरूरी है, इसके लिए इसमें हेल्प करता है। दूसरा है क्या कि अब हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, इसी के आसपास थोड़ा बहुत। लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहता है, जाड़े में 10 डिग्री 8 डिग्री पर चला जाता है, गर्मी में 40 42 45 48 डिग्री तक चला जाता है। तो आपने कभी गौर किया है, हम जो श्वास ले रहे हैं गर्मी के समय में, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो गर्मी के समय में जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो वो जो हवा हमारे बॉडी के अंदर जा रही है वो तो 45 डिग्री उसका टेम्परेचर है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस कहीं भी होगा तो थोड़ा सा तो इरिटेशन होगा, प्रॉब्लम भी हो सकता है उसकी वजह से। और जाड़े में तो बाहर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है और हमारे अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 27 डिग्री का फर्क हो गया। तो ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया ये वहां हेल्प करता है। ये क्या हेल्प करता है, हम जो श्वास के रूप में हवा लेते हैं उसे थोड़ा डिले करता है। आपने देखा होगा एक स्पीड ब्रेकर होता है जिसमें लगातार 8-10 स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। ये गाड़ी के स्पीड को इतना कम कर देता है कि उसके बाद उस एरिया में एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से ये ट्रैकिया अंदर जाने वाली हवा के स्पीड को इतना कम कर देता है कि अब वो हवा जब लंग्स तक पहुंचती है और उसका पहले से टेम्परेचर डिफरेंस जो 10 डिग्री था अब वो घटकर 5 डिग्री रह गया, 6 डिग्री रह गया। यानी कि ये हवा को अंदर जाने में डिले करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस कुछ कम हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा लाभदायक होता है। खैर ये ट्रैकिया है, चूंकि 2 लंग्स हैं हमारे इसलिए ये कुछ दूर चलने के बाद 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है और दोनों एक लंग्स में होता है। दोनों एक लंग्स में खुल गया। ये तो मेरा थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया लगता है, इसे ठीक करना होगा। हालांकि आप देखेंगे गूगल पर भी देख सकते हैं और बुक्स में भी जो आपको मिलेगा फिगर वो ये क्लियर बताता है आपको कि हमारे दोनों लंग्स जो होते हैं एग्जैक्ट सेम साइज के नहीं होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। एक्चुअली हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जिस साइड स्टोमक होता है उस साइड थोड़ा सा फेफड़े पर प्रेशर पड़ता है और उसके साइज पर थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है। खैर यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब दोनों फेफड़े में एक ये ट्रैक चला गया है। अब नाम हम इसका सिर्फ ट्रैकिया नहीं देंगे, अब इसका नाम थोड़ा सा बदल देंगे, अब इसका नाम ब्रोंकस रखेंगे। ब्रोंकस। अब हम लोग आते हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक ब्रोंकस चला गया। अब ये ब्रोंकस अंदर आने के बाद चूंकि इसे पूरे लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है, ये ब्रांच हो जाता है। ये ब्रांच, इसमें कई एक ब्रांचिंग होती है, आगे जाकर के ये पूरे लंग्स में फैल जाता है। इस ढंग से पूरे लंग्स में फैल जाता है दोनों तरफ। अब लंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारा लंग्स जो होता है उसमें बाहर से देखने में तो एक बैलून की तरह का लग रहा है, रेड कलर्ड, तो लेकिन वो बिल्कुल एक बैलून नहीं होता है या ना ही कोई सॉलिड बॉडी होता है।
उसके अंदर ढेर सारे गोल गोल गेंद की तरह के चैम्बर्स होते हैं जिसे हम लोग अल्वियोलाई कहते हैं। उसका सिंगुलर अल्वियोलस होता है। बहुत सारे इस प्रकार के। ये बॉल है, अंदर में ढेर सारे चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं दोनों से। हम एक लंग्स का ही बना रहे हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे चैम्बर्स हैं और इसे कहते हैं हम लोग अल्वियोलाई। चूंकि हमने अल्वियोलाई लिखा है, अल्वियोलाई प्लूरल होता है, इसलिए हम लोग कम से कम 2 अल्वियोलस को जरूर दिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अल्वियोलाई का काम क्या है इस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ब्रोंकस अंदर जाकर के बट गया कई पार्ट्स में। अब इसे हम लोग छोटे छोटे ब्रोंकस का नाम हम लोग ब्रोंक्यूल्स रख देंगे। आपने इंग्लिश में यूनिट्स पढ़ा होगा, इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस का छोटा रूप ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स इतने एक्सटेंसिवली फैले हुए होते हैं पूरे लंग्स में कि हर अल्वियोलाई तक ये पहुंच जाते हैं। और हर अल्वियोलाई एक खोखला बॉल की तरह का एक सैक होता है और उसे में ऑक्सीजन को पहुंचाना, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना इन ब्रोंक्यूल्स का काम होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि लंग्स के अंदर जो इतने छोटे छोटे ये जो चैम्बर्स होते हैं जिसे हम लोग अल्वियोलाई कहते हैं, ऐसा क्यों? अगर पूरा का पूरा फेफड़ा हमारा एक बैलून की तरह का होता, खोखला, तो क्या दिक्कत था, उसी में चला जाता सारा ऑक्सीजन। फर्क है। आपको बायोलॉजी में बहुत ऐसा जगह मिलेगा जहां की सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ता है। आपको याद होगा न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में अल्वियोलाई होता है और वो विलाई होता है। विलाई सिंगुलर विलस होता है। ये विलाई भी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको 100 मीटर जाना है तो एक रास्ता है बिल्कुल सीधा और दूसरा रास्ता है 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर उधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर उधर, ये कर्व है। तो दोनों रास्ते की लंबाई को अगर एग्जैक्ट आप मापिए तो हो सकता है 4 गुना 5 गुना का फर्क हो जाए। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो अंदर गया ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए और इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, अवसर प्रदान करना पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्टिव, ऑक्सीजन के लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और इसी के लिए हम उसमें नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अंदर में ढेर सारे अल्वियोलाई होते हैं। आप कल्पना कीजिए एक बिल्कुल ही हॉल है, 1000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है, उसकी दीवार को पेंट करना है। अब उसी हॉल में 4 कमरे बने हुए हैं, बाथरूम भी है, किचन भी है, रैक भी है। अब दोनों में ज्यादा पेंट करने में वक्त किसमें लगेगा? क्या फर्क हो गया दोनों में? एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ गया। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ गया और यही हमारा पर्पस है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सवाल होता है कि ऑक्सीजन तो ठीक है फेफड़े में आ गया, सारे चैम्बर्स में चला गया, जितने भी चैम्बर्स होते हैं जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं, इन चैम्बर्स के जो वॉल होते हैं, इनकी जो दीवार होती है, उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा होता है और इसीलिए पूरा का पूरा लंग्स देखने में लाल लगता है। ब्लड क्यों है? अभी तो आधा काम हुआ है, बाहर का ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंचा है और उसे जाना है हमारे सेल्स तक। कौन उसे ले जाएगा? सबसे बड़ा कैरियर हमारे बॉडी का, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी का तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी
सेल्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि अब ऑक्सीजन हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को वहां से उठाएगा, उसे ट्रैप करेगा, उसे वहां से कैरी करेगा और ले जाएगा सेल्स तक। अब इस मैकेनिज्म को समझना आया, फेफड़े तक तो आ गया, फेफड़े में आया, फेफड़े से ये ऑक्सीजन जो है इस ब्रोंक्यूल्स के थ्रू सारे अल्वियोलाई में पहुंच गया। अब हम लोग ब्लड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद करते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। ब्लड में जो कुछ सेल्स होते हैं उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी में एक प्रकार का रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे प्लांट के लीव्स के सेल्स में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, यहाँ पर रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। इसकी खासियत क्या है? इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। इसकी बड़ी दोस्ती है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन जहां भी देखता है उसे अपने साथ ले लेता है। अब बताइए, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। जितने भी सपोज ये देखिए, एक अल्वियोलस हमने चित्र बनाया, ये एक अल्वियोलस हमने चित्र बनाया, ये पूरी तरह से इसकी जो दीवार है, हम तो यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसे अगर एक बॉल समझिए तो इसकी पूरी की पूरी दीवार जो है उस पर ब्लड वेसल का एक नेटवर्क, एक्सटेंसिव, ये ब्लड, और ब्लड है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होगा, ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी होगा। अब बताइए, इसके अंदर जो O2 आया हुआ है वो तो चारों तरफ से ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है तो मारामारी करेगा इस ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि उसकी काफी मित्रता है, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती है। एनीवे, हीमोग्लोबिन, उसे अगर हम लोग शॉर्ट में HB लिखें, जहां कहीं भी ऑक्सीजन को देखता है वो HbO2 बना लेता है। ये ऐसा माना जाता है कि इट्स अ टेम्पररी कंपाउंड, परमानेंट कंपाउंड नहीं है, टेम्पररी कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं, ज्यादा देर तक ये बन के नहीं रह सकता। HbO2 ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, फिर टूट जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन बाहर से अंदर गया तो ऑक्सीजन ही केवल नहीं गया, याद रखना, एंड अदर गैसेस अंदर गया। यहां तक तो सारे गैसेस आ रहे हैं। इस अल्वियोलाई में, इस अल्वियोलाई में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो 21% है, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर गैसेस भी, अदर पॉल्यूटेंट्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी अगर अंदर नहीं कहीं रुक सका तो अंदर ही चला गया, माइक्रोब्स भी हैं, बैक्टीरिया है, बहुत तरह का चीज है। लेकिन ब्लड केवल इसमें से ऑक्सीजन को खींच लेता है, क्योंकि ब्लड की मित्रता ऑक्सीजन के साथ है, हीमोग्लोबिन। और उसी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के HbO2 बना दिया, इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड को इस रूप में हम लोग समझते हैं कि जब आप पटना जा रहे हैं बस पर बैठकर, तो 2-3 घंटे का सफर है और आपके सीट पर जो आपके सीट के साथ जो बैठे हुए हैं, जो शेयर कर रहे हैं, वो उनसे आपकी एक मित्रता हो जाती है। घंटे आधे घंटे के बाद एक मित्रता हो जाती है, दोस्ती है। लेकिन ये दोस्ती परमानेंट नहीं होती। पटना पहुंचने के बाद वो अपनी राह, आप अपनी राह, फिर मालूम नहीं कभी उनसे मुलाकात होगी नहीं होगी। ये अनस्टेबल है, ये टेम्पररी दोस्ती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती टेम्पररी है। अब आप जानते हैं कि ब्लड तो पूरे बॉडी में मूव करता है, करते करते पूरे सेल्स तक जाता है, टिश्यूज तक जाता है। जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर HbO2 टूट जाता है, HbO2 टूट जाता है, Hb से ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, एंड दिस इज टेकन बाय सेल्स। हमारे सेल को तो ऑक्सीजन मिल गया,
यही तो हमें पढ़ना था फर्स्ट पार्ट में, जिसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कुछ देर पहले बेचारा वो बाहर में था, अभी कहाँ है, हमारे सेल के अंदर है। यही प्रोसेस तो ब्रीदिंग कहलाता है। और फिर रिवर्स प्रोसेस भी होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है जानना, बहुत आपको जानने की उत्सुकता भी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड कोई जरूरी नहीं है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही फेफड़े तक पहुंचता है कुछ मात्रा में, लेकिन वो चूंकि वाटर पानी में डिजॉल्व होता है बॉडी में, वो किसी न किसी रूप से वो डिजॉल्व होकर के निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बेसिक बात है कि हाउ डज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रीच टू आवर सेल्स। पहला फेज कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचा। लंग्स जो बाहर से देखने में एक बॉल लग रहा है, अंदर में ढेर सारे चैम्बर्स हैं, उस चैम्बर में पहुंचा। वहाँ ब्लड काफ़ी है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं उस चैम्बर को। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उसे ट्रैप कर लिया और वो उसे सेल्स तक पहुंचा दिया। तो ये था प्रोसेस ब्रीदिंग का। हमने देखा कि प्लांट और एनिमल दोनों के हर सेल को ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है। इसके पहले न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि दोनों के हर सेल के पास भोजन पहुंच चुका था। इस प्रोसेस के बाद, इस आज की लर्निंग के बाद आप यह भी जान लिए कि ऑक्सीजन कैसे पहुंच गया सेल्स तक। अब नेक्स्ट जो हमारी पढ़ाई होगी वो ये देखना है कि सेल में भोजन भी पहुंचा हुआ है, सेल में अब ऑक्सीजन भी पहुंच गया, यानी हमारे किचन में चावल भी आ गया है और ईंधन का भी इंतजाम हो गया है। तो भोजन कैसे बनेगा जरा अब ये देखेंगे, यानी एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी कैसे लिबरेट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। इस बीच आप लोग ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है ये आप अपने टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से पढ़ लें। थैंक यू।